Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to cover chapter number 7, नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने चैप्टर नंबर 7 का चार्ट नंबर ए देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि नेशनल इनकम, नेशन की इनकम मतलब देश नहीं कमाता है, और हमने देखा था कि उसमें जो देश के रिपब्लिक जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो वो कमाते हैं, उन्हीं की इनकम को टोटल किया जाता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट देयर इनकम, और कंसीडरिंग देयर इनकम, और उन सबको टोटल करके हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, नेशनल इनकम। सो अकॉर्डिंगली इंडिया में दो मेथड एक्चुअली यूज की जाती है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, दैट इज वन इज द प्रोडक्ट मेथड एंड अनदर इज फैक्टर कॉस्ट मेथड। यूजिंग दीज बोथ मेथड इंडिया इज कैलकुलेटिंग देयर नेशनल इनकम। उसमें हमने डेफिनेशन देखा था आउटपुट, रिसीट एंड कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों के पॉइंट ऑफ से ही क्या बने हुए हैं, तीनों मेथड बने हुए हैं। ओके जो हमारा फाइनल गुड्स अप्रोच में, फाइनल गुड्स के अपन अमाउंट को टोटल लेते थे। वैल्यू एडेड में वैल्यू एडेड जितने भी स्टेजेस में गुड्स ऐड हो रहे हैं उसको लेते थे। और फिर फैक्टर कॉस्ट में हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम एंड लास्ट में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को टोटल करते थे। और हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते पर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो इन सब के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो फॉलो होता है, फॉलो नहीं होता है, यूएसए में फॉलो होता है, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। इसके भी आने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अंदर का सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस प्लस आर माइनस पी के बारे में भी ज़्यादा बार पूछने के चांसेस रहते हैं। और उसी के बेसिस से ही आपका कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम उसने दिया है कि इनकेस अपन को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, कि मतलब देश के अंदर की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब अपन ने स्टार्टिंग में फीचर्स में भी पढ़ा था कि जब भी हम ये ग्रॉस बोलते हैं तो ग्रॉस के बाद क्या होता है, उसमें डेप्रिसिएशन का कंटेंट रहता है। तो हम नेट कब होगा, जब डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। सो जैसे मैंने लिखा है, नेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। और भी चीजें आपको दिखा देता हूँ, मे बी यहीं कहीं हो तो अच्छा है, नहीं चलो मैं लिख देता हूँ। हम्म सो बस एक चीज याद रखना, ग्रॉस में डोमेस्टिक जब भी बोला जाता है, ग्रॉस मतलब क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। मतलब सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट। इसके बारे में बोला जा रहा है। नेट जब भी वर्ड आएगा तब उसके बाद आपको बारे में जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझते जाओ। नेट आया तो इसका मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है। और नेशनल आ गया तो नेशनल के कारण ये डोमेस्टिक में इतना पार्ट रहता है, और नेशनल एक और वर्ड ऐड होने के कारण प्लस आर माइनस पी, दैट इज नेट रिसीट फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी बस याद रखना, बाकी चलेंगे। ध्यान है ये चीज, एक बार देख लो जल्दी से, कहीं लिखना और लिख भी लो। ग्रॉस, जब भी ग्रॉस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस ग्रॉस जब भी ग्रॉस आए तो उसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम रहता है। लॉजिक वगैरह सब मैं बता दूंगा, नो नीड टू हैव वरी अबाउट दैट। नेट हुआ है तो डेप्रिसिएशन को लेस करना है, और जब जब इस दुनिया में नेशनल बोला गया है तो प्लस आर माइनस पी करना है, दैट इज नेट रिसीट फ्रॉम अब्रॉड। सो सबसे पहला हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिफरेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम के अंदर, की कैसे कैसे जीडीपी, एनडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीएनपी और एनएनपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ ग्रॉस मार्केट वैल्यू। नाम से समझ में आ रहा है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर 1 ईयर। तो एकदम उसके जो नाम है उसी से एकदम रेलिवेंट कंटेंट है। तो कोई भी ऐसा नहीं है भूलने के कोई भी चांसेस हो। क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर 1 ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बोला है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये। ओके, इसके अंदर ही जो भी हुआ है। सो अपन उसको जीडीपी क्या कैसे निकलेंगे, उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जो भी एक्सपोर्ट किया गया है, नेट एक्सपोर्ट किया गया है, उसको भी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया गया है, इसका ग्रॉस अमाउंट हम लेंगे। तो क्या आ जाएगा ये, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज तक जो सुनते आ रहे थे जीडीपी जीडीपी, इंडिया की जीडीपी इतनी, उसकी जीडीपी इतनी है, इतने, तो व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये चीज एक मेन डिफरेंस है यहाँ पर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी, उसके आगे माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, एनडीपी, दैट इज नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, और जीडीपी क्या है कोई बताएगा फिर से? जीडीपी क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या है आपका? जीडीपी है। और उसके आगे क्या करना है आपको? माइनस डेप्रिसिएशन। तो क्या निकल आएगा आपका? एनडीपी। तो क्या है? इट इज अ नेट। ये क्या था यहाँ पास? वर्ड था ग्रॉस, यहाँ पास क्या है वर्ड? सिर्फ नेट। इट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री फॉर 1 ईयर। अब आते हैं, चलो देखो, अब मैंने बोला था जब नेट आए तो क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन। और जब वर्ड एक ऑन ऐड हो जाए क्या? नेशनल, तो आपको क्या करना है? प्लस आर माइनस पी करना है। तो देखते जाते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और क्यों कर रहे हैं वो भी देखेंगे। Gross value of all final goods and services produced annually in a country estimated according to the price prevailing in the market. So ultimately लिखा हुआ सब चीजें क्या है? सेम है। यहां पास क्या है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, ये मार्केट वैल्यू था और यहाँ ग्रॉस वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है एनुअली इन अ कंट्री एट अ प्रिवेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। अब इसमें नेशनल होने के कारण सिर्फ क्या एडिशन होता है कि जो भी आपका कंट्री के लोगों ने बाहर एक्सपेंडिचर किया और बाहर के अब्रॉड्स के लोगों ने जो कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर किया, वही नेट रिसीट होता है, उसको भी यहाँ पास अपन ऐड करते हैं। दैट इज नेट रिसीट फ्रॉम अब्रॉड। ये अपन ने आर माइनस पी भी काफी डिटेल में देखा था। ओके, सो जीएनपी क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। अब बताओ तो कोई एनडीपी करेगा, एनएनपी करेगा तो क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस के बाद क्या आ गया? नेट। तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री इन 1 ईयर। तो सिर्फ क्या आएगा? जीएनपी। तो कोई बताएगा मेरे को जीएनपी क्या है एक बार फिर से? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वही चीज मैंने रिपीट करके यहां लिखी है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और माइनस आगे क्या कर दो? माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, तो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। दैट इज नेट हो जाएगा सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाने से। ओके, इसके अंदर इतना ही अभी आप देखिए। ओके, और यहां पास एक है टू सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एक बार इसको बुक से भी देखिएगा। इसके अंदर क्या है? बोल रहा है कि जिस प्रकार से हाउस होल्ड, ये फर्स्ट हाउस होल्ड ने हाउसहोल्ड ने क्या दिया? सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस दिया। किसको? किसको दिया? फर्म को दिया। फर्म ने क्या दिया? फर्म ने क्या दिया हाउसहोल्ड को? सेकंड समझो, फर्म ने क्या दिया हाउसहोल्ड को? फैक्टर, इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया। तो हाउसहोल्ड के पास ये आया। सो जब ये थर्ड आया तो फोर्थ हाउसहोल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज किया। और वो किया तो कहां से लिया होगा? ये सब फर्म से लिया होगा। तो ये जो सर्कुलर फ्लो दिखाया जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां होती है? हाउसहोल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स के पास, फैक्टर से फर्म से क्या आता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वो कहाँ जाता है? हाउस होल्ड में। तो अब यदि फिर से हाउस होल्ड से देखा जाए अपन, फर्म से सबसे पहले क्या आता है? फैक्टर, इनकम, रेंट। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से करते हैं? फर्म से। फर्म के पास फिर से क्या देता है वो? फैक्टर, इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देता है। सो कुल मिला के ये विक्यस सर्कल है, जिसके अंदर क्या बोल रहा है? इंटायर अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बिजनेस सेक्टर एज अ फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय फैक्टर ओनर टू द बिजनेस सेक्टर। आराम से पढ़ो तो समझ में आएगा। बोला जा रहा है यहां पास कि जितना भी पैसा, इंटायर अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बिजनेस सेक्टर, जितना भी बिजनेस सेक्टर ने पे किया है, किसको? फैक्टर्स पेमेंट। फैक्टर्स पेमेंट किसको करेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को किया है। इज पेड बैक बाय, ये जो मिला है इनको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो मिला है, वो पेड बैक टू बाय अगेन बाय द फैक्टर ओनर्स। फैक्टर्स ओनर कौन है? जिनकी ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, उनका ओनर फिर से बिजनेस सेक्टर को देता है फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसलिए क्या है? ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी है, आपस में इस तरह चलती रहती है। नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है और एक दूसरा क्या है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। थ्योरेटिकल मतलब बस लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में प्रैक्टिकल क्या क्या डिफिकल्टीज आती है उसके बारे में भी यहाँ पास दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद दिस।
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत बार आता है। सो आप इसमें काफी परफेक्ट रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट, थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज और कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज कौन कौन सी है? ट्रांसफर पेमेंट, वो बोल रहा है कि ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बट वेदर दीज ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट। तो ऐसे बहुत से ट्रांसफर पेमेंट होते हैं जो कि एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट के थ्रू किसको आते हैं, ओल्ड एज पीपल को आते रहते हैं। तो क्या उनको भी इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? On one hand they are the part of individual income and on the other hand they are the part of the government expenditure। तो किस साइड से क्या ऐड ऑन करना चाहिए ट्रांसफर पेमेंट को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्विस जो लाइफ टाइम दी है उसके बिहाफ पे वो मिल रहा है और उनके लिए वो क्या है, इनकम है, पेंशन वगैरह। सो किस ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसी में एक कंफ्यूजन है। तो हेंस दिस ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये भी इंक्लूड होने चाहिए। कौन से? एक बोल रहा है पेंशन एंड अलाउमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। एक टाइप के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है और जिसको मिल रहा है वो क्या है, इनकम है। इलीगल इनकम तो थ्योरेटिकल, ये हमारा चल रहा है थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। इलीगल इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कैसे पता चलेगा कि कितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, कितना थेफ्ट हुआ है, कितना गैम्बलिंग हुआ है? ये सब कुछ भी पता हमको चलता नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं हो पाता है। अनपेड सर्विसेज, जैसे हाउस वाइफ्स हो गए, या कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे तो उसको यहाँ नहीं इंक्लूड किया जाता। सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ एंड द सर्विस प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक्चुअली तो देखिए, मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कंट्री के अंदर हो रहा है, मैं फ्री में बांट रहा हूँ, तो वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होता है। अनपेड सर्विसेज, गॉट माई पॉइंट? तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोच होगा तो एक बार मार्केट वैल्यू उसकी ठीक है ले लेंगे, लेकिन समझिए यहाँ पास कि ऐसे बहुत सी सर्विसेज हैं जिसकी क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है, तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जबकि होनी चाहिए नेशनल इनकम में, क्योंकि वो भी कंट्री के अंदर ही एफर्ट्स चल रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, तो बहुत जगह है जो प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट, हेंस इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम। तो हमने प्रिकॉशन में लिखा था कि एस्टिमेटेड बेसिस में हमको काउंट करना है, बट एस्टिमेशन एंड एक परफेक्ट अमाउंट क्वांटिटी वो हमको पता नहीं चलती है, तो यहाँ पर इसलिए उसने थ्योरेटिकल बोला है, वो प्रॉपरली हम काउंट नहीं कर पाते हैं। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, so according to international monetary fund, income of foreign funds should be included in the national income as per the international monetary fund, include होनी चाहिए, where the firms actually undertakes the production work only should be included in the national income of the country where the firms actually undertakes the production work। जहां पास प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां की इनकम में इसको इंक्लूड करना चाहिए, जो कि काफी डिफिकल्टी रहती है कि कहां पास नेशनैलिटी, कंपनी कहां की है, कैसी है, इन सब के ऊपर बहुत सारी चीजें रहती है जिसके अकॉर्डिंगली वो काउंट किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सी गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज रहती है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इन सबको किस टाइप से इनका कैलकुलेशन मार्केट प्राइस में करना। आपने सिर्फ 800 रुपीज दे के आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, क्या उतने बड़े कॉलेज का मेंटेनेंस खर्चा सब चीज देखा जाए तो एक्चुअल में उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, ये एस्टिमेशन लगाना काफी डिफिकल्ट है, और उसको किस हिसाब से नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए ये भी काफी डिफिकल्ट है। चेंज इन द प्राइसिंग लेवल, चेंजिंग प्राइस लेवल, ये नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो रहा है, ओवर द पीरियड चेंज हो रहा है, तो उसकी नेशनल इनकम में कैसे उसको काउंट किया जाए। देखो, डिफिकल्टीज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आल्सो अराइज इन द चेंज इन द प्राइस लेवल। फॉर एग्जांपल, प्राइस लेवल राइजेस, द नेशनल इनकम मे शो द इंक्रीज इवन दो द प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज्ड। तो ये वही वाली बात हो गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो इसके कारण क्या हुआ है कि आप बोलोगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट उतना ही प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण वो दिख रहा है डबल डबल प्राइस हो गई हो। तो गॉट माय पॉइंट? सो ये एक प्रॉब्लम भी आती है, तो उसको बोल रहा है कि अकॉर्डिंगली उसका एक डिक्रीज इवन दो देयर में भी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आती हैं, ये थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज थी, उन सबका सॉल्यूशन काफी कुछ है। उसके लिए सब एस्टिमेशन और बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों ने सब सॉल्यूशन निकाल के रखा है। यहाँ कोई डिफिकल्टी ऑलमोस्ट नहीं है, सिर्फ एक डेटा कलेक्शन एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्चुअल में फैक्ट है। इलीगल, तो वो भी एक एस्टिमेट, इलीगल इनकम को कैसे काउंट किया जाए, इलीगल इनकम देश की इतनी है, कितना गंदा दिखता है। ओके,
चोर के लिए तो चोरी भी क्या है, उसके लिए इनकम है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगी उसने कितनी चोरी की? वो आके बताएगा देखो मैंने इतनी इतनी चोरी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो रूल है, चोर अपनी चोरी करके भी अपनी इनकम शो कर सकता है कि मैंने चोरी से इतना पैसा कमाया है और उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा रूल है। बोलता है हमसे क्या मतलब कि आपने कहाँ से पैसा कमाया ना तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा हो जाता है चोरी का पैसा जब पकड़ा जाता है तो चोरी करने वाला जो चोर है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि ये उसकी इनकम है। अब उसको देना पड़ता है, भले चोरी का पैसा वापस गवर्नमेंट लेके चले जाए, पुलिस लेके चले जाए, तब भी उसको टैक्स पे करना पड़ता है। गॉट माय पॉइंट? अब आप धीरे-धीरे पता चलेगा जब आप केसेस वगैरह पढ़ेंगे ना आगे चल के लॉ इनकम टैक्स के, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी भी बहुत सी चीजें होती हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, अब यहाँ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जा रही है जो कि सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि कैसे पता चले कि अब मैंने जो फ्लोर लिया है, फ्लोर खरीद के मैं जा रहा हूं, अब मैं उसका क्या करूंगा? अब मैं चाहूं तो बेकरी में जाके उसी से क्या बना लूंगा, बेकरी प्रोडक्ट्स बना लूंगा, या तो मैं घर ले जाके उससे क्या बना लूंगा, रोटी बना सकता हूँ, पोली बना सकता हूँ। तो आप बहुत सी चीजें बना सकते हो, अपने लिए खुद के घर में भी केक बना सकते हो और बेचने के लिए भी केक बना सकते हो। कैसे पता चले कि उसको डबल काउंटिंग कैसे रोका जाए? जब फ्लोर बेचने वाले ने फ्लोर बेच दिया तो उसको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट है। अब जाके वो बेकरी में ले जाके उसने फिर से ब्रेड बना दिया तो वो बोलेगा ब्रेड भी फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये डबल काउंटिंग तो हो ही जाती है, कैसे अवॉइड किया जाए? ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है रियल लाइफ में। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, ऐसे बहुत से नॉन मोनेटाइज सेक्टर हैं। अब जब रोड साइड में एक अम्ब्रेला स्टिच कर रहा है, उसकी इनकम कैसे पता लगाओगे आप? So, agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchanged for other goods and services. It excludes while counting the national income. तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्फ कंजम्पशन के अलावा भी क्या करते हैं, मैंने राइस ग्रो किया है, बगल वाले ने वीट प्रोड्यूस किया है, तो दोनों ने एक एक प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लिया। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है आइडेंटिफाई करना, जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर में चल रहा है, खुद के यहाँ कंज्यूम कर लिया गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बार्टर एक्सचेंज कर लिया गया, वहां पास पता करना। इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर, कि करेक्ट डेटा ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये कुछ नहीं पता चलता। रीजन एक ही है। क्या रीजन है? हर कोई अपना टैक्स बचाने के लिए, उसको टैक्स इवेट करने के लिए कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके डेटा गवर्नमेंट को शो करता है। गवर्नमेंट को मालूम कहाँ से पड़ेगा? जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और आप रिटर्न्स वगैरह डिटेल सब फाइल करते हो, तो आप खुद ही पहले से मैनिपुलेट करके देते हो ताकि आपका टैक्स वगैरह अवॉइड हो पाए, तो आर नॉट अवेलेबल इन द in a developing country properly. Beside this, data of unearned income, consumption, investment expenditure of rural and urban population are also not available. जहां पास इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल ही नहीं किया जाता है, वहां पास ये सब पता करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। डेप्रिसिएशन भी एक एक्चुअल देखा जाए तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे refers to wear and tear of capital assets होता रहता है due to their use in the process of production. There are no uniform, common and accepted standard rate of depreciation applicable to the various capital assets. क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, देखिए लॉ बना रही है सेंट्रल, आपको समझ में आ रहा है, पार्लियामेंट वगैरह में पास होता है, लॉ मेकर ने लॉ बनाया है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सभी एसेट्स के ऊपर डिफरेंट रेट है। और कंपनीज एक्ट के अंदर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, और जो कंपनीज एक्ट की फाइलिंग करते हो तब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग लगता है। लॉ मेकर एक ही है, वहीं पर बैठ के बना रहे हैं, सबको पता है, तब भी क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है। गॉट माय पॉइंट? सो इसीलिए बोला जाता है कि ये डेप्रिसिएशन का जो है ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एक एग्जांपल है कि किस प्रकार से क्या हो गया, ये जूम कहाँ से होता है, जाने दो। ठीक है, सो यहां पास एक ये डिफिकल्ट है, capital gain or losses. So capital gain or capital losses which accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of their capital assets and or change in demand are not included in the national income because of their changes are do not results from current economic activities. अब लैंड आपने परचेस करके रखी हुई थी, अब ली थी आपके ग्रैंडफादर ने 10,000 रुपीज में, आज वो 10 करोड़ रुपीज की है, तो इसका कैपिटल गेन वगैरह कैसे, आज तक आपने बेचा भी नहीं इसको, कैसे इसको काउंट करोगे? तो दिस इज ऑल्सो रियली अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, सो दे कैन नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। सो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को मत देखिए जहाँ पास नहीं होता है, कॉलोनीज बहुत बहुत छोटी छोटी जगह में प्रोडक्शन हो रहा है, आप भी खुद जाते हो, अरे यहाँ पास ये प्रोड्यूस होता है, आपको भी नहीं पता चलता है। सो सोचो गवर्नमेंट को कहाँ से पता चलेगा, आप अगल बगल रहते हो उसके। डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो ये बहुत बड़ा एक और चैलेंज है। जो सीजनल बिजनेस करते हैं, सिकंजी लग जाती है एकदम गर्मी में, फिर बाद में वो बंदा गायब हो जाता है। वुलन क्लोथ बेचने बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, वुलन क्लोथ स्पेसिफिकली फ्रॉम बोल देते हो आप लोग कि वो कहाँ से हैं, नेपाल से हैं, चाइना से हैं, अरे फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं जब ठंडी खत्म हो जाती है तो। सो समझ में नहीं आता ये लोग करते क्या है। तो इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, तो क्या वो एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है, यही नहीं समझ में आता है। फॉर इंस्टांस फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, फार्मर इंडिया इज नॉट इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर। 6 मंथ्स करने के बाद वो उनको प्लेन ओपन लैंड छोड़नी पड़ती है ताकि उसमें फिर से फर्टिलाइजर अपने आप आए, उसके बाद नया क्रॉप्स वो लगा सकते हैं। तो 6 मंथ जब उन्होंने एग्रीकल्चर किया तो नेक्स्ट 6 मंथ उन्होंने क्या किया, पानी पूरी बेचा, क्या किया, घर में बैठे, कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली इन द ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन द अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। इन सच अ केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। तो एक्चुअली उनको कितनी इनकम है समझ में नहीं आता। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये भी एक समझने का आपको समझ में आएगा। Raw material, intermediate goods and semi-finished and finished products in the stock of the producer are known as inventories. इन सबको inventory बोलते हैं. Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of final production of the producer. Therefore, the valuation of inventories require careful assessment. वो बोल रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर प्रोसेस कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ है, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कुछ प्रोसेस होके रखा हुआ है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब ऑलमोस्ट वो फिनिश्ड होने वाला है, उसके पहले का स्टेज है, और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है। शर्ट का भी एक एग्जांपल ले सकते हो, थ्रेड है, या कि आप उसका आपने क्लोथ प्लेन क्लोथ बन चुका है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कटिंग कर हो चुकी है, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब स्टिचिंग हो चुकी है, और फिनिश गुड्स मतलब उसमें अभी बटन्स वगैरह लगा के उसको फाइनल किया जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यूएशन करना कितना डिफिकल्ट है कि बताओ। अभी मैं बोलूं शर्ट, अब इंटरमीडिएट गुड्स प्लेन या सेमी फिनिश गुड्स, आप बोलो सिर्फ मैंने अभी कट करके रखा हुआ है शर्ट के पीसेस, अब उसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकालोगे। डिफिकल्ट है, उसके भी सॉल्यूशन बना है, लेकिन एक अपफ्रंट देखा जाए तो एक डिफिकल्टी दिख के आती है। So this way we have completed the theoretical and practical difficulties of computation of national income. Okay, hope revise this properly, because difficulties in measuring the national income is really very important from the exam point of view, honestly speaking. But मतलब आप समझ लीजिए ये और में आ जाएगा, वो भी कितने मार्क्स का, सीधे सीधे 8 मार्क्स का, 5 to 8 मार्क्स के बीच में कभी भी कुछ भी आ सकता है। सो थियोरटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आपके एग्जाम में दोनों में से एक तो है ही है कंपलसरी। तो जब पता है आपको एग्जाम में आने वाला है तो दोनों को तो ऐसे पी जाने का है घोल के कि पूछो मत। ठीक है, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द नेशनल इनकम टॉपिक। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन for chapter number 7. See you all tomorrow in the next lecture. Take care. Bye bye.